नमस्कार। आज विश्व इतिहास की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे बिस्मार्क की विदेश नीति। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात फ्रांस को अलग थलग करने के लिए बिस्मार्क द्वारा जिस नीति का परिपालन किया गया, जो विश्व में संधियों का जो जाल बिछाया, उसी के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की पराजय हुई। उसे प्रशा की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस युद्ध के बाद 1871 में फ्रांस व जर्मनी के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। संधि के अनुसार फ्रांस से अल्सास व लोरेन के प्रदेश छीन लिए गए। अल्सास व लोरेन के जो प्रदेश थे वो फ्रांस की बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश थे। युद्ध के हार जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की धनराशि फ्रांस पे लादी गई। इस धनराशि का भुगतान न होने तक जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में तैनात कर दी गई। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस के लिए बहुत अपमानजनक थी। इसका खर्चा वहन करने की, सैनिक टुकड़ी का खर्चा वहन करने का जो जिम्मेदारी थी वो पूरी फ्रांस पे थी। इस प्रकार फ्रांस के लिए अपमानजनक ये सारी संधि उसके लिए दूभर होती जा रही थी। और यही संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में 1871 के पश्चात जर्मनी की विदेश नीति का आधार बनी। बिस्मार्क की विदेश नीति की पृष्ठभूमि 1871 से 1890 तक बिस्मार्क विदेश नीति निम्नलिखित विचारों पर आधारित थी। जर्मनी का एकीकरण हो जाने के बाद बिस्मार्क यूरोप महाद्वीप में शांति चाहता था। अतः उसने सीमा विस्तार की जो नीति थी, सीमा विस्तार नहीं करेगा, जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, और उसने सीमा विस्तार की नीति का परिपालन एक तरह से बिस्मार्क के समय त्याग दिया। बिस्मार्क महाद्वीपीय दृष्टिकोण का समर्थक था। उनका मानना था कि साम्राज्य विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ यूरोप तक ही साम्राज्य रहना चाहिए। वह इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और इटली इन प्रमुख राज्यों से घनिष्ठता स्थापित करना चाहता था ताकि यूरोप में शांति बनी रहे। स्पेशली ऑस्ट्रिया के साथ उसकी मित्रता यथावत रखना चाहता था। बिस्मार्क को सबसे बड़ा जो खतरा था वो फ्रांस से था, क्योंकि फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा और सेडान के युद्ध में हारने के पश्चात फ्रांस अपनी अपमान का बदला ज़रूर लेगा, ये ऐसा बिस्मार्क को विश्वास था। तो उसका जो उद्देश्य था, फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्रविहीन और एकांकी बनाए रखना था, और यही सारा घटनाक्रम उसने अपनी विदेश नीति में बनाए रखने की कोशिश की। फ्रांस के आंतरिक रूप से भी निर्बल बनाया जाए, इस दृष्टि से भी फ्रांस को गणतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया जाए, ताकि इस व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस अपने मतभेदों का शिकार बना रहे। बिस्मार्क की दृष्टि में रूस का सर्वाधिक महत्व था। रूस को वो अपना मित्र बनाए रखना चाहता था। उसने कहा था, रूस मेरी विदेश नीति की धुरी है। इस समय अगर इंग्लैंड की बात करें तो शानदार अलगाववाद, पृथकतावाद की नीति का परिपालन वो कर रहा था। अगर जब तक इंग्लैंड को नहीं छेड़ा जाए तो वह किसी को परेशान नहीं करेगा, ऐसा बिस्मार्क का मानना था। बिस्मार्क ने ऐसी विदेश नीति का पालन करना उचित समझा जिसका इंग्लैंड की विदेश नीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अतः उसने जर्मनी की जल सेना का विस्तार करने का विचार छोड़कर थल सेना का विस्तार ही किया। वह जानता था कि जर्मनी की जो है जल सेना इतनी जो ताकतवर नहीं है जितना कि इंग्लैंड की जल सेना। इंग्लैंड की नौसेना उस समय की मानी हुई शक्ति थी। बिस्मार्क ने कहा था, जर्मन स्थल चूहा है जबकि इंग्लैंड जल चूहा है। स्थल चूहा व जल चूहा में संघर्ष नहीं हो सकता।
पूर्वी जो समस्या थी, जो ओटोमन साम्राज्य की जो समस्या थी, वो उसमें बिस्मार्क की बिल्कुल रुचि नहीं थी। जब बर्लिन कांग्रेस हुई थी तब भी उसने एक शानदार दलाल के रूप में काम किया था। वो उस तनावपूर्ण समस्या को मानता था, इसलिए उसने कहा था कि कुस्तुतुनिया से आने वाली डाक को मैं नहीं खोलता। इसका मतलब है कि उसने जो समस्या थी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर वो लेता तो उसका अवश्य ये जो यूरोप के महत्वपूर्ण देश है, बड़े देश थे, उनके साथ अवश्य संघर्ष होता। इसलिए उसने जो टर्की, जो उस्मानिया साम्राज्य था, जो पूर्वी समस्या थी, उसकी तरफ उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांत, उसका जो मेन सिद्धांत क्या थे, हम उनकी चर्चा करेंगे। पहला जो विजय है उसको सुरक्षित रखना, यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित रखना। मेन उद्देश्य विजयों को सुरक्षित रखना, यूरोप में महाद्वीप में शांति व्यवस्था स्थापित रखना, और मेन जो है फ्रांस को मित्र विहीन बनाना, उसे किसी का भी मित्र नहीं बनने देना, उसकी नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी के पक्ष में गुटबंदियां करना, यानी अब वो क्या करना चाहता था, संधियां करना चाहता था, ताकि वक्त आने पर फ्रांस को, अगर फ्रांस आक्रमण भी करता है तो मित्रों के माध्यम से फ्रांस को वापस हराना। एक इतिहासकार ने लिखा है कि बिस्मार्क यूरोप महाद्वीप में जर्मनी को संतुष्ट साम्राज्य बनाना चाहता था। उसकी विशेष इच्छा थी कि जर्मनी राजधानी बर्लिन यूरोप की राजधानी का केंद्र बने, क्योंकि अभी जर्मनी नया राष्ट्र बना था 1870 में, और वो चाहता था कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इसलिए वह विस्तारवादी नीति नहीं अपनाकर जो उसके पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहता था। बिस्मार्क की वैदेशिक उपलब्धियां, नीति की सफलताएं, अगर हम बात करें कि इस दौरान उसने क्या क्या किया था, तो सबसे पहले तीन सम्राट संघ की स्थापना उसने की थी। रूस व ऑस्ट्रिया, रूस हम पहले भी बता चुके हैं कि वो इन दोनों को अपना मित्र बनाए रखना चाहता था। रूस व ऑस्ट्रिया की मित्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने इन राष्ट्रों से 1872 में बर्लिन में इन दोनों को आमंत्रित किया, और तीन देशों के सम्राटों ने 3 सम्राटों का संघ बनाया, 3 सम्राटों का संघ। इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, और इसके आधार पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रूस के मध्य 1872 में 3 सम्राट संघ की स्थापना हुई। 3 राष्ट्रों के संघ का ये जो निश्चय किया गया। दूसरा जो है हम बात करेंगे 1871 ईस्वी की प्रादेशिक व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। इन तीनों के मध्य ये समझौता हुआ। बाल्कन समस्या का तीनों के लिए मान्य हल निकाला जाएगा। अपने अपने देश में क्रांतिकारी भावनाओं का दमन किया जाएगा। 3 सम्राटों की ये मित्रता आगे चलकर और भी मजबूत हो गई। दूसरा है द्विगुट निर्माण। 1878 की बर्लिन संधि के फलस्वरूप रूस व जर्मनी के संबंध जो हैं खराब हो गए थे, अतः बिस्मार्क को रूस व फ्रांस की मित्रता के प्रति आशंका हो गई थी कि कहीं रूस व फ्रांस मित्र नहीं बन जाए। इस संकट को हल करने के लिए तथा उसका मुकाबला करने के लिए बिस्मार्क ने 1879 को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य द्विराज्यीय संधि को संपन्न किया। यहाँ हम बात करेंगे 1879 की, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य द्विराज्यीय संधि हुई, और इस संधि के फलस्वरूप रूस व फ्रांस के संयुक्त आक्रमण के विरुद्ध जर्मनी व ऑस्ट्रिया द्वारा मिलकर प्रतिरोध करने का निश्चय भी किया गया। तीसरा, त्रिगुट या त्रिराज्य संधि। बिस्मार्क यूरोप की राजनीति में जर्मनी की स्थिति को त्रिकोणात्मक बनाना चाहता था। सम्राट संघ के भंग हो जाने के कारण बिस्मार्क की विदेश नीति का जो संतुलन था वो बिगड़ गया था। वह हर संभव तरीके से जर्मनी के पक्ष में 3 राष्ट्रों की मित्रता को आवश्यक समझता था।
अतः 1882 में उसने द्विराज्य संधि में इटली को भी सम्मिलित कर लिया। यहाँ इटली की बात करेंगे, जो अभी तक अछूता था उसको इस 1882 में इसको इटली को भी द्विराज्य संघ की स्थापना की और जर्मनी की स्थिति को मजबूत कर लिया गया। इस त्रिगुट जो संधि थी उसमें यह तय हुआ इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं करेगा। इटली जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, क्योंकि पहले इटली और जो प्रशा के बीच में युद्ध हुए थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी क्योंकि ये मित्रता की संधि थी, इसलिए इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं करेगा। फ्रांस के आक्रमण से इटली की रक्षा की जाएगी क्योंकि इटली 1882 में नई संधि में शामिल हुआ था और ये एक रक्षात्मक संधि थी। इटली भी अन्य देशों की ऐसे अवसर पर सहायता करेगा। अगर फ्रांस या रूस जर्मनी या ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करते हैं तो इटली को भी इन दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। यदि दोनों देशों पर कोई भी देश आक्रमण करेगा तो तीनों देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यह संधि भी गुप्त और रक्षात्मक थी और 5 वर्ष के लिए की गई थी। रूस के साथ पुनर्आश्वासन संधि, पहले जो सम्राटों का संघ था वो भंग हो गया था, लेकिन वापस रूस के साथ पुनर्आश्वासन संधि की गई। बिस्मार्क अपनी विदेश नीति में रूस को सर्वाधिक महत्व देता था। यद्यपि 1878 में रूस जर्मनी से नाराज हो गया था, फिर भी बिस्मार्क रूस की मित्रता को जर्मनी के लिए आवश्यक मानता था। अतः उसने 1887 में रूस के साथ वापस जो है गोपनीय ढंग से पुनर्आश्वासन संधि की और उसकी जो शर्तें थी वो गुप्त रखी गई। इन शर्तों का नवीनीकरण प्रति 3 वर्ष के बाद होना था। बिस्मार्क की नीति की समीक्षा। बिस्मार्क ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में जर्मनी की सुरक्षा व यूरोपीय शांति के लिए गुटबंदी का सहारा लिया। उसकी विदेश नीति मुख्य रूप से रूस के क्रियाकलापों तथा फ्रांस की मित्रताहीनता पर आधारित थी। यहाँ पे जो रूस का जो भी क्रियाकलाप होगा उस पे उसकी नीति कार्य जो थी आधारित थी और मेन उसकी नीति का उद्देश्य था कि फ्रांस को पूर्णतः मित्रविहीन कर दे, ताकि अगर भविष्य में अगर फ्रांस आक्रमण करे और फ्रांस किसी की सहायता नहीं ले पाए और जर्मनी सुरक्षित रहे। अपनी कूटनीतिक योग्यता के द्वारा बिस्मार्क ने रूस व ऑस्ट्रिया तथा इटली व ऑस्ट्रिया जैसे प्रतिद्वंदी देशों को जर्मनी का मित्र बनाने में सफलता प्राप्त की। ऑस्ट्रिया के आक्रमण के विरुद्ध रूस की तटस्थता, रूस के आक्रमण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की तटस्थता, फ्रांस के आक्रमण के विरुद्ध इटली की सहायता तथा रूस व फ्रांस के संयुक्त आक्रमण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया व इटली की सहायता के रूप में बिस्मार्क ने ऐसा कूटनीतिक जाल बिछाया जिसे बिस्मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। इन्हीं विशेषताओं के कारण बिस्मार्क को 5 गेंदों से खेलने वाला कुशल बाजीगर की संज्ञा दी गई है। जो आप अपने सोच रहे होंगे ये 5 गेंदें कौन कौन सी थी, तो आप इनको लिखिए। 5 गेंदें कौन कौन सी थी? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, रूस और इंग्लैंड। इन पांचों को गेंद बोला गया है और समय समय पर इसने इनका उपयोग किया। तो अगला जो चैप्टर है उसमें हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। और जो ये बिस्मार्क की विदेश नीति थी वो आगे जाके जो उसने गुटबंदियों का जो जाल बिछाया था उसकी वजह से पूरे विश्व में, पूरे यूरोप में संदेह का वातावरण तैयार हो गया और सभी एक दूसरे से संधियां करने लगे, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के लिए भूमिका तैयार की। जब 1890 में बिस्मार्क ने चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि जर्मन सम्राट की जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति होती गई और 1890 के बाद बिस्मार्क का जो यूरोप में युग था उसकी समाप्ति हो जाती है और जर्मनी द्वारा फिर साम्राज्यवादी नीति का आह्वान किया गया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।